गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन। इससे पहले हमारा नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास आता है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट। यदि इसकी हम बात करें तो हम इसके अंदर वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय, यहां तक हम पहुंच गए थे लास्ट क्लास में। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिका क्या होती है, अंडाशय क्या होता है। क्योंकि हमने पुष्प का जो स्त्री केसर वाला भाग पढ़ा था उनमें हम इन चीजों को देखा था। और यदि देखें एक एक को तो जो हमारे पास वर्तिकाग्र होती है ये क्या होता है। वर्तिकाग्र हमारे पास जो होता है पुष्प के शीर्ष पर वर्तिकाग्र उपस्थित होता है जो परागण की क्रिया के दौरान परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करती है। तो वर्तिकाग्र की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पुष्प के शीर्ष पर वर्तिकाग्र उपस्थित होती है जो परागण की क्रिया के दौरान, कौन सी क्रिया के दौरान, परागण की क्रिया के दौरान परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करती है। अब देखो परागण हम शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जब पढ़ा था परागण या निषेचन से संबंधित जो प्रक्रियाएं थी। अब दूसरा हमारे पास आता है वर्तिका। वर्तिका क्या होती है, अंडाशय से ऊपर की ओर और वर्तिकाग्र से नीचे की ओर। किसकी बात कर रहे हैं, अंडाशय से ऊपर की ओर, वर्तिकाग्र से नीचे की ओर एक नलिका समान संरचना होती है जो क्या कहलाएगी, वर्तिका कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई, वर्तिका कहलाती है। उसके पश्चात हमारे पास अंडाशय होता है और वर्तिका का कार्य यदि देखें तो जो परागनलिका है, क्या है, परागनलिका, उसको पथ या रास्ता प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, कौन सा भाग, वर्तिका वाला, सॉरी वर्तिका वाला। नेक्स्ट है अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, जो पुष्प है उसके आधार में एक फूली हुई संरचना होती है, क्या कहलाएगा, अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाएगा, अंडाशय। और यदि हम बात करें इस अंडाशय की तो इस अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहेंगे हम लोग, बीजांड कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, बीजांड। छोटे छोटे आकार की गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजांड कहेंगे। ये बीजांड कौन से पात्र होंगे, अंडाशय वाले। इसलिए इसको गुरु बीजाणुधानी भी बोला जाता है। लघु बीजाणुधानी पुंकेसर वाला भाग या उमंग वाला भाग पढ़ा था, उसमें पढ़ा था। क्योंकि लघु का छोटे से दिया जाता है और गुरु का यहाँ पर किससे दिया गया है, बड़ा। तो जो स्त्री केसर वाला पार्ट अंडाशय जो होता है हमारे पास, या स्त्री केसर भाग है जो पुंकेसर की तुलना में क्या होता है, बड़ा। छोटे छोटे आकार की क्या पाई जाती है, गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम क्या बोलेंगे, बीजांड बोलते हैं। और इन बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। प्रत्येक बीजांड एक वृंतनुमा संरचना से जुड़ा हुआ होता है। किससे, वृंतनुमा संरचना से जुड़ा हुआ होता है। अब देखो ये जुड़ा हुआ भाग कहां पर होगा, हम जैसे ही हमारे पास अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बीजांड। और ये एक वृंतनुमा संरचना द्वारा अंडाशय की भित्ति पर बीजांड से जुड़ा रहता है। इस वृंतनुमा संरचना को ही हम क्या बोलेंगे, बीजांड वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत। देखो मान लीजिए ये हमारे पास क्या होगा भाई, पुष्प के जो हम भाग पढ़ रहे थे अभी, किसके, मादा युग्मकोद्भिद के। अब इसके अंदर यदि हम बात करें तो जो हमारे पास
वर्तिका अगर वर्तिका और अंडाशय है तो पुष्प का जो शीर्ष भाग है या मादा जमनांग में जो ये शीर्ष भाग है क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। क्या कहलाएगा भाई? वर्तिकाग्र हो गया। वर्तिकाग्र का कार्य क्या हो जाएगा? परागण की क्रिया के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य या अंकुरण यहां से होते हैं लगभग हम बोले तो वर्तिकाग्र पराग कणों को क्या करेगी? ग्रहण करने का कार्य। उसके पश्चात वर्तिकाग्र के पश्चात क्या आता है हमारे पास? वर्तिका। दूसरा पार्ट क्या होता है? वर्तिका वाला पार्ट। वर्तिका क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र के नीचे की ओर, और ये वाला पार्ट क्या है? अंडाशय। अंडाशय के ऊपर की ओर क्या होता है? एक नलिकाकार संरचना होती है जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्तिका बोलेंगे। हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया। अब वर्तिका का कार्य क्या हो जाएगा? जो पराग नलिका के समान, दैट मीन्स एक नलिका समान है जो पराग नलिका को पथ या रास्ता प्रदान करने का कार्य करता है। और रास्ता प्रदान कहां किस तरफ करता है? अंडाशय की ओर जाने के लिए। अब तीसरा पार्ट कौन सा बच गया हमारे पास? अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? आधार भाग में फूली हुई संरचना क्या कहलाएगी? अंडाशय कहलाती है। क्या कहलाएगी? अंडाशय। तो ये पार्ट कौन सा हो गया? अंडाशय। ठीक है भाई। आप देखो इस अंडाशय में गोलाकार संरचनाएं क्या पाई जाती है? छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं। ये क्या कहलाएंगी? बीजांड कहलाती है। क्या कहलाती है? बीजांड। बीजांड का दैट मीन्स इसको हम गुरु बीजाणुधानी बोलते हैं क्योंकि आकार इसका क्या होता है? बड़ा होता है। बीजांड किससे जुड़े हुए होते हैं? बीजांड व्रंत से। अर्थात इस व्रंतनुमा संरचना को हम क्या बोलेंगे? बीजांड व्रंत। कहाँ होगी व्रंतनुमा संरचना? अंडाशय की भीतरी भित्ति पर बीजांड सन से जुड़ा रहता है। आप यदि मान लीजिए हम देखें इस तरीके से बीजांड से, और ये इस प्रकार से इनसे जुड़ा रहे, क्लियर? बीजांड सन हो गया। ये क्या हो गई? छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं बीजांड हो गया। और जिनसे जुड़े हुए होंगे क्या? बीजांड बीजांड सन से जुड़े हुए होते हैं। व्रंतनुमा जो संरचना है ये क्या कहलाएगी? बीजांड व्रंत कहलाती है। यहाँ तक का पार्ट क्लियर होता है। अब वर्तिकाग्र होगी, वर्तिका हो गया, अंडाशय हो गया। अब हमारे पास यदि हम देखें तो एक संरचना आई हमारे पास निकल के, छोटी छोटी संरचनाएं थी क्या? बीजांड। अब यदि एक बीजांड को हम देखें या बीजांड की स्ट्रक्चर देखें जो डायग्राम में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अर्थात एक प्रति बीजांड की संरचना यदि हम देखें तो किस प्रकार से एक बीजांड की संरचना होती है। और याद रखें बीजांड व्रंत बीजांड के जिस स्थल से जुड़ा रहता है, बीजांड व्रंत बीजांड के जिस स्थल से जुड़ा रहता है इस स्थल को हम क्या बोलेंगे? नाभिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिका या हाइलम के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? नाभिका लिखा हुआ है नीचे, या हाइलम। क्लियर? अब नाभिका या हाइलम हो गया। इसके बाद यदि हम देखें कभी कभी बीजांड व्रंत के जुड़ने के स्थल पर उभारनुमा संरचना पाई जाती है। क्या होता है? कभी कभी बीजांडनुमा जो ये स्थल है इसके जुड़ने के स्थान पर कुछ उभारनुमा संरचनाएं या फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसको रैफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैफी कहते हैं। इसको ध्यान रखना। रैफी क्या होता है? कभी कभी बीजांड के जुड़ने के स्थल पर उभारनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रैफी कहते हैं। अब एक बीजांड की हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्योंकि ये हमें पता है आवर्त बीजी पादपों में बीजांड की संरचना जटिल होती है। यदि एक प्रारूपिक बीजांड को हम देखें, बीजांड की संरचना कैसी होती है? जटिल। एक प्रारूपिक बीजांड को हम देखें तो उसकी संरचना लगभग कैसी होती है? गोलाकार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? गोलाकार संरचना होती है। लेकिन जिसका मुख्य भाग यदि हम देखें जो मृदुत्व की सेल्स का क्या होता है? बना हुआ होता है,
जिसे बीजांडकाय कहते हैं। अब इसके अंदर हम देखें, इसके अंदर बीजांड एक आवरण, द्विआवरण हो सकता है। अब बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण, एक तो इंटरनल इंप्रूवमेंट और एक आउटर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। दो प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे पास अध्यावरण जो है अर्थात एक तो आंतरिक और एक बाह्य हो जाएगा। अध्यावरणों की संख्या के आधार पर जो बीजांड है वो क्या हो सकते हैं, द्वि अध्यावरणीय हो सकता है, एक अध्यावरणीय हो सकता है, अध्यावरणीय रहित हो सकता है। अध्यावरण पाए भी जा सकते हैं, संख्या में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और अध्यावरण नहीं भी पाए जा सकते अर्थात अध्यावरण रहित भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखें तो दो अध्यावरण की हमने बात की, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। इस प्रकार से एक बीजांड की संरचना का डायग्राम आपके सामने बोर्ड पे बना हुआ है। यदि हम इस डायग्राम को देखें तो इसके अकॉर्डिंग एक एक संरचना इसकी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो अध्यावरण बीजांडकाय को पूर्ण रूप से नहीं ढके रहते हैं, या हम बोले इसका कुछ भाग एक पतली नलिका जैसी संरचना का निर्माण करता है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, पतली नलिका का संरचना का जो निर्माण है ये क्या कहलाएगा, बीजांड द्वार। नाम से स्पष्ट हो रहा है, बीजांड द्वार। द्वार का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना या रास्ता, ठीक है। तो यहाँ से बीजांड के लिए हम बोल सकते हैं एक तरीके से बीजांड द्वार या प्रवेश द्वार होता है। अब इसके जस्ट यदि हम पीछे की साइड ये देखें इसका आधारीय भाग की तरफ, तो बीजांड का आधारीय भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। क्या कहलाएगा, निभाग। बीजांड द्वार होगा, आधारीय भाग को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, निभाग। निभाग के द्वारा क्या होता है भाई, बीजांड के अंदर निभाग के द्वारा अध्यावरणों का निर्माण होता है। कौन सी भाग क्रिया संपन्न होती है, अध्यावरणों का निर्माण। अध्यावरणों का निर्माण, ठीक है। तो निभाग का कार्य क्या होगा, निभाग बीजांड के अंदर अध्यावरणों का निर्माण करता है, और बीजांड में बीजांड के समीप मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूणकोश पाया जाता है। बीजांड में बीजांड द्वार के समीप मादा युग्मकोद्भिद के रूप में बीजांड का या भ्रूणकोश हम बोले क्या पाया जाएगा, भ्रूणकोश। अब देखो इसमें प्रतिध्रुवी कोशिकाएं ऊपर की ओर, नीचे की ओर क्या हो जाएंगी, एक अंड कोशिका ऊपर की ओर, उसके दो नीचे क्या हो जाएंगी, सहायक कोशिकाएं होती है। अंड कोशिका हो गया, सहायक कोशिका हो गया, नाभिका पढ़ दी, बीजांड ग्रंथ पढ़ दिया, बीजांड द्वार हो गया। अब इसके जो मिडिल वाला जो पार्ट है इसमें क्या होगा, केंद्रक होता है। और ये जो केंद्रक होता है, यदि हम इस केंद्रक की बात करें तो ये जो केंद्रक है हमारे पास भ्रूणकोश के मध्य में केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है। दो वैगुणिक ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं जो निषेचन के ठीक पूर्व संयुक्त होकर के, दो वैगुणित होंगे जो निषेचन के ठीक पूर्व संयुक्त होकर के एक द्वितीयक केंद्रक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं या द्वितीयक केंद्रक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार से एक बीजांड की संरचना देखने को मिलती है। सबसे पहले नाभिका, दैट मीन्स बीजांड स्थल या बीजांड द्वार के पास जो बीजांड ग्रंथ जहां से जुड़ा हुआ होगा उठी हुई संरचनाएं होंगी जिसमें रैपी आ जाएगा। जहां से बीजांड ग्रंथ जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, नाभिका। ये नलिकाकार संरचना क्या कहलाएगी, बीजांड द्वार। इसके पश्चात भ्रूणकोश हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा। अब भ्रूणकोश में मध्य में क्या होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक किसका निर्माण, दो केंद्रक होते हैं, लास्ट में जुड़ करके क्या किसका निर्माण करेंगे, द्वितीय केंद्रक का। ऊपर की ओर क्या है, एक अंड कोशिका, ये नीचे दोनों क्या हो जाएंगी, सहायक कोशिका। उसके पश्चात ये क्या है, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। और ये क्या हो गया, अध्यावरण, बाह्य और आंतरिक अध्यावरण। ये कौन सा पार्ट आ जाएगा, बीजांडकाय का। और आधार भाग में निभाग का कार्य क्या होता है, अध्यावरणों का निर्माण करना। इस प्रकार से हम एक प्रारूपिक बीजांड या प्रतीक बीजांड को आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। मादा युग्मकोद्भिद के अंतर्गत जो संरचना और परिवर्धन था, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय पढ़े। फिर उसमें से हमने बीजांड देखा। बीजांड गोलाकार संरचनाएं हैं जो कि वृंतनुमा संरचना से
बीजांड संघ से जुड़ी हुई है। अब यदि एक बीजांड को हम और ओपनली डायग्राम उसका देखें तो बीजांड के डायग्राम में निभाग, बीजांडकाय, अध्यावरण, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, भ्रूणकोश, सोरिपोष, द्वितीयक केंद्रक, अंडकोशिका, सहायक कोशिका, बीजांड द्वार, नाभिका, बीजांड वृत्त, प्रत्येक चीज को एक एक को हमने पढ़ लिया है और डायग्राम में सभी स्पष्ट दिख रही है। इस प्रकार से एक बीजांड की संरचना का क्या किया जा सकता है, अध्ययन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीजांड के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके? बीजांड के कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।